नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महानदी को लेकर जल विवाद के बारे में। वैसे भारत में बहुत सारी नदियों की जल विवाद आप आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन अभी चर्चाओं में महानदी जल विवाद आया है। तो इसकी तह तक जाएंगे कि क्या महानदी जल विवाद है और किसी भी राज्यों के बीच ये जल विवाद होता क्यों है और इसके क्या कारण है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, और भी बहुत सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ महानदी के बारे में भी जानेंगे। तो सारी चीजों को शुरू करते हैं और बात करेंगे किस विवाद के बारे में, महानदी जल विवाद। अगर मैं बात करूं महानदी जल विवाद के बारे में, तो अभी हाल ही में चर्चाओं में क्यों आया? क्योंकि छत्तीसगढ़ ने अपने कुछ डैम से, कुछ बैराज से पानी छोड़ दिया। अब इस पर आपत्ति हुई किसको? उड़ीसा को। तो ये क्या पहली बार आपत्ति हो रही है? तो ऐसा नहीं है। 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे। उसके बाद एक प्राधिकरण बनाया गया 2018 में, और उस प्राधिकरण ने ये मोटे मोटे तौर पे कहा कि हम 2025 तक एक कोई हल निकाल कर देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये राज्य लड़ते क्यों रहते हैं? भाई, राज्यों का लड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जल एक ऐसी संपदा है जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा कारगर होती है, और आज की डेट में इसको पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब इलेक्शंस आते हैं तो कई राज्य जो है वो इस पे भी वोट बैंक ग्रहण करते हैं कि भाई हम आपकी जो जल समस्या है उनको दूर कर देंगे। इसके अलावा भारत के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक इतनी सारी नदियों का उद्गम देश है भारत। साथ साथ उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो भारत आता ही है। भारत के पास जल काफी है, मतलब नदियों में काफी जल है, लेकिन प्रबंधन की कमी है। बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये विवाद निकल कर आते हैं। उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि किसके ऊपर है? महानदी नदी के ऊपर। और महानदी प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी का जो जल क्षेत्र है वो काफी ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी नदी कही जाती है प्रायद्वीप के अंतर्गत, वो हम बात कर रहे हैं, तो वो महानदी है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। 30 अप्रैल 2023 तक आप बैच 4 में एडमिशन ले सकते हैं। ये बैच नंबर 4 है। इसकी जो है मिनिमम फीस 18,999 हो जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे मनीष लाइव। ये कोर्स जो जीएस के लिए फाउंडेशन बैच है, जो बच्चे 2024-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इस कोर्स को जाकर एनरोल कर सकते हैं। 1000 घंटे से ज्यादा इसमें क्लासेस हैं। लाइव बैच है, ये लाइव फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको मेंटोरशिप भी मिलती है। साथ साथ सीसेट और करंट अफेयर्स की क्लासेस अलग से देखने मिलती है, तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। दिस इज माई मेल ID, ये इंस्टाग्राम ID है, ये टेलीग्राम है, बाकी भी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको दिख रहे होंगे, ट्विटर एंड फेसबुक। तो इन पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं वो भी पूछ सकते हैं, और ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे मुद्दे से। ये जो मुद्दा है हमारा, ये द हिंदू ने भी कवर किया था। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूज है वो है एक्सपर्ट क्वेश्चंस टाइमिंग ऑफ छत्तीसगढ़ रिलीज ऑफ वाटर इनटू महानदी। अब देखिए ये जो बात हो रही है, आप इसको देखा जाए तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है भाई ये समय गलत है। मतलब कई बार डैम्स के गेट खोले जाते हैं, लेकिन जो अभी खोला गया है वो एक तरीके से इस मुद्दे को और ज्यादा गर्मी दे रहा है। किस चीज को दे रहा है? तो देखा जाए तो महानदी एक ऐसी नदी है जो आपकी दो राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें ये छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां से इसका उद्गम होता है, धमतरी रायपुर वाला जो क्षेत्र है वहां से, और होती हुई ये उड़ीसा में जाती है। उड़ीसा में कटक से होती हुई जाती है। इसी पर आपने एक डैम भी सुना होगा, हीरा कुंड जो डैम है वो भी इसी के ऊपर है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अब इस महानदी, संस्कृत शब्द महा और नदी मतलब एक विशाल नदी, इसके शब्द का जो मीनिंग होता है, अगर इस नदी के बारे में बात करें 851 किलोमीटर लंबी है। अब यहां पर दो राज्य आ गए सामने, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा। इन दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। अब कोई भी नदी हमको क्या प्रदान करती है? जल देती है सिंचाई वगैरह के लिए। अब यहां पर जो दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है कि भाई छत्तीसगढ़ तो इसका जल का उपयोग करता ही है, लेकिन यहां पर आपत्ति किसको हुई थी? सबसे पहले तो 2016 से ये मामला चर्चाओं में आया, और 2018 में इसके ऊपर प्राधिकरण बिठाया गया। अब 2018 से इस पे एक प्राधिकरण बैठा हुआ है कि भाई किस राज्य को कितना इस पर पानी मिलना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने कुछ बैरेज, कुछ डैम्स बना दिए थे जिस पर आपत्ति हुई थी उड़ीसा राज्य को। अब ये मामला था। अब होता यह है कि कई बार आपने सुना होगा कि जब मानसून आता है, काफी वर्षा हो जाती है, तो डैम्स के गेट खोल दिए जाते हैं।
उस समय ये रहता है कि भाई डैम का पानी जो है काफी ऊपर जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए डैम खोल दिए जाते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें, अप्रैल माह चल रहा है, अप्रैल में मॉनसून का तो दूर दूर तक कोई नजारा नहीं रहता है, सूखा पड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में डैम के गेट खोलना, वो कहीं ना कहीं आपका इस पर सवाल खड़े करे उड़ीसा ने कि भाई ये टाइमिंग क्या है, और कई विशेषज्ञों ने, इसलिए ये मामला चर्चाओं में आया। वैसे महानदी जल विवाद 2016-18 के समय का है, तो आज हम उस विवाद को भी समझेंगे और अभी हाल ही में क्यों चर्चा में आया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया, जो मैंने आपको बताया कि भाई चर्चा में क्यों आया, तो हाल ही में जो है उस समय विवाद जब खड़ा हो गया जब छत्तीसगढ़ ने महानदी के निचले जल ग्रहण क्षेत्र में पानी छोड़ दिया, कई डैम्स के गेट खोल दिए। अब इस पर उड़ीसा को आपत्ति हुई कि भाई ये ऑलरेडी इसके ऊपर प्राधिकरण बैठा हुआ है, प्राधिकरण अभी इसके नियमावली बनाएगा, आप उससे पहले ही मनमानी कर रहे हैं और ऐसे समय कर रहे हैं जब आपका मॉनसून है ही नहीं, आप पानी क्यों छोड़ रहे हैं डैम से। तो ये इसलिए जल विवाद आया। इसके अलावा उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ पर कलमा बैराज, ये नाम याद रख लीजिए जो यहां पर बात है, कलमा बैराज पर 20 गेट खोलकर महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया कि भाई ट्रिब्यूनल तो बना हुआ है, 2018 से वो ट्रिब्यूनल काम कर रहा है, वो अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर 2025 तक उन्होंने कहा है कि हम इस एक गाइडलाइन तय हुई है कि 2025 तक हम आपको पूरा का पूरा एक मसौदा तैयार करके दे देंगे कि भाई जो महानदी है, महानदी पर किसका कितना हक रहेगा, कौन कितने डैम बना सकता है, क्या कितना जल इसका उपयोग कर सकता है। क्योंकि भाई ये विवाद जो उठते हैं नदियों को अगर हम देखें तो हमारे संवैधानिक प्रावधान जो दिया गया है, प्रविष्टि 17 राज्य सूची अगर आप देखेंगे संविधान के अंतर्गत जो आपके अनुसूचियां हैं, उसमें राज्य सूची में जो 17th एंट्री है उसमें जितना भी जल है उसको राज्य का हक बोला गया है कि वो सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकता है, बाकी चीजों के लिए मैनेज कर सकता है। अब नदियां जो होती हैं उनको तो पता नहीं होता है कि भाई हमें सिर्फ छत्तीसगढ़ में बहना है, या हमें सिर्फ उड़ीसा में बहना है, या हमें मध्य प्रदेश में बहना है, या कर्नाटक में बहना है। आप बहुत सारे नदी विवाद भारत में सुनते रहते हैं आए दिन, कभी केन बेतवा पर विवाद हो जाता है, कभी सतलज ब्यास पर विवाद हो जाता है, कभी कावेरी नदी पर ब्यास हो जाता है, कभी तमिलनाडु उसके लिए हक मांग रहा होता है, कभी जो है कर्नाटक उस पर हक मांग रहा होता है। तो अलग अलग राज्य जो है आपस में लड़ते हैं, क्योंकि भाई जल सबको चाहिए। अब कोई किसी का जल अगर किसी भी तरह से, और ये ऐसा मुद्दा है कि जो राज्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, भारत में भी 1960 में आप पढ़ेंगे कि सिंधु जल संधि करानी पड़ी थी सिंधु नदी को लेकर, उस पर भी कई बार टिप्पणियां होती रहती हैं, हम पाकिस्तान का भी कुछ टिप्पणी करता है, कभी भारत करता है, ये चीजें होती रहती। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मुद्दा है तो राष्ट्रीय स्तर पर तो चर्चा में आएगा। और यहाँ पे अभी जो दो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा है। तो भाई यहाँ पर जो उड़ीसा का एक आरोप है छत्तीसगढ़ के ऊपर कि उन्होंने डैम के गेट खोले, और डैम के गेट खोलने से लगभग कलमा बैराज के जो 20 गेट खोलकर महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल को, क्योंकि ट्रिब्यूनल ऑलरेडी बना हुआ है और जिसके माध्यम से लगभग 1000 से 1500 क्यूसेक पानी जो है झारसुगड़ा जिले में नदी में बह गया। तो इस पर बात की गई और इसकी टाइमिंग पे बात की गई कि भाई होता है कई बार गेट खोलने पड़ते हैं, लेकिन वो माह होता है जून के बाद का, मतलब जुलाई में अगस्त में ये कंडीशन होती है कि कई बार मॉनसून इतना आ जाता है, इतना ज्यादा वर्षा गिरती है कि गेट खोलने पड़ते हैं। लेकिन अभी क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि आपको गेट खोलने पड़े, तो इसे दुर्लभ माना जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ गैर मानसून के मौसम में मुश्किल से ही पानी छोड़ता है और उसने छोड़ा है, इसलिए मुद्दा यहाँ खड़ा हो गया। अब बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भाई ट्रिब्यूनल कैसे बना, ट्रिब्यूनल के पीछे क्या है, तो थोड़ी सी संवैधानिक चर्चा भी कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे ये वैसे तो मुद्दा पूरा का पूरा किसका है, तो आपका गवर्नेंस का है, लेकिन साथ साथ नदी हमारी भूगोल की है और विवाद को समझने के लिए थोड़ा सा पॉलिटी, थोड़ी सी राज्य व्यवस्था की भी चीजें देखनी होंगी। तो देखिए हमारा जो संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है वो राज्य सूची की प्रविष्टि 17 मतलब एंट्री 17 में राज्य के पास हक आता है। अब जल जो किसी भी राज्य में अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है, तो अब ये जो नदी है ये आपकी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में आ रही है, तो अब छत्तीसगढ़ इस पे हक मान सकता है, उड़ीसा भी मान सकता है। लेकिन जब दो राज्यों में नदी चली जाती है तो फिर संघ सूची की एंट्री नंबर 56 काम आती है। एंट्री नंबर 56 जो है वो इसलिए है कि भाई कई तरह के जो अंतरराज्यीय नदियां हैं उनके लिए क्या काम किया जाए। तो हमारा संविधान का एक अनुच्छेद भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज नंबर 262। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत जो अंतरराज्यीय जल विवाद जो होता है उसके लिए बात किया गया, और उसी के आधार पर 1956 में नेहरू जी की सरकार ने एक अधिनियम लाया था जिसको इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट कहा जाता है, या अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, जिसको 2002 में संशोधित भी किया गया था। तो ये हमारे संविधान में प्रावधान है। अब आपको वही समझ में आ रहा होगा कि भाई ये क्या प्रावधान है कि भाई राज्य का हक तो है नदियों पर,
लेकिन जब वो 2 राज्यों में चली जाती है तो फिर कहीं ना कहीं किसको आना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ता है, केंद्र सरकार को आना पड़ता है। इसीलिए ये मुद्दा और ज्यादा चर्चाओं में आया। क्यों आया समझिए। मान लिया जाए कि कोई ए राज्य है और कोई बी राज्य है। अब ये मामला अगर केंद्र सरकार के पास जाता है तो होता क्या है समझिए। ये ए राज्य है और ये बी राज्य है। अब ए राज्य को कुछ नदी पर विवाद लगता है कि भाई, और दूसरे को उस पर आपत्ति होती है, मतलब ए नदी का कुछ जल प्रयोग कर रहा है और बी उस पर आपत्ति जता रहा है। अब मान लिया जाए जो ए है, ए पर एक्स पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार में भी एक्स पार्टी की सरकार है। तो अगर वो केंद्र सरकार के पास मुद्दा जाता है तो क्या हो जाता है, दोनों ही सेम पार्टी हैं, तो कहीं ना कहीं फेवर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होगी, कहीं ना कहीं भेदभाव होगा। तो इसको हटाने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद बनाया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया कि भाई बहुत ज्यादा आपको 262 की जो सेकंड एंट्री है, सबसेक्शन सेकंड देखेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी मना किया गया। तो इसके लिए बताया गया कि भाई अंतर्राज्यीय एक जल विवाद अधिनियम बनाया जाए जिसमें केंद्र सरकार की भूमिका कम कर दी जाए, क्योंकि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं एक बायस्ड होकर डिसीजन लेगी। तो 1956 में इसको बनाया गया, सरकारी कमीशन भी बनी थी, 2002 में इसमें संशोधन किया गया। तो इसलिए अब जो भी मामले होते हैं ऐसे अंतर्राज्यीय, उसको एक ट्रिब्यूनल बनाकर सुलझाया जाता है। और महानदी की बात करें तो 2018 में इस पर एक ट्रिब्यूनल प्राधिकरण बना दिया गया है। अब आगे बात करते हैं। अब विवाद जो है वो कई दशकों से चला आ रहा था। तो महानदी जल व्यवस्था के प्रबंधन को लेकर कई दशकों से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में ये विवाद चला आ रहा है। दोनों राज्य ही इसके पीछे काम कर रहे हैं। और विवाद नदी के ऊपरी जल ग्रहण में, क्योंकि जहां पर सीमांत जो क्षेत्र आ जाता है तो वहां पर छत्तीसगढ़ कई जगह पर डैम बना रहा था। तब से ये मुद्दा आने लगा कि भाई जो विवाद नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ द्वारा कई बैराजों के निर्माण पर केंद्रित है, जिसे उड़ीसा में निचले जल ग्रहण क्षेत्रों में पानी के प्रवाह को प्रतिबंधित कर दिया है। यही पूरी मांग थी और इससे गैर मानसून मौसम में पानी की कमी हो जाती है। अब अगर हम बात करें, भारत में पूरे 12 महीने तो वर्षा होती नहीं है, नदियों से ही निर्भरता होती है। अब नदियों का भी पानी कोई राज्य ज्यादा यूज कर लेगा तो दूसरे राज्य को समस्या तो होगी ही होगी। तो इसलिए उड़ीसा ने इस पर जो है आपत्ति जताई थी। तो इससे गैर मानसून के मौसम में पानी की कमी हो जाना और रबी की फसल प्रभावित भी होना, यह भी एक कारण बताया गया कि भाई रबी की जो फसल होती है वो लगभग आपके नवंबर दिसंबर के आसपास बोई जाती है। जैसे गेहूं की फसल आप देखेंगे तो उड़ीसा में कई तरह की जो फसल होती है उसमें ये विवाद को रखा गया था कि भाई जो छत्तीसगढ़ कर रहा है उससे हमारी फसलों पर भी नुकसान हो रहा है, हमारे पेयजल की समस्या को भी आप जो है नुकसान हो रहा है और साथ साथ पानी की कमी भी हो रही है। तो ये विवाद था। और इसके लिए फिर क्या किया गया, तो मार्च 2018 में जो मैंने आपको बताया कि भाई हमारे संविधान में कई प्रावधान दिए थे, 1956 का एक्ट भी था। उसके बाद ये मामला गया था 2016 में सुप्रीम कोर्ट, फिर प्राधिकरण को ट्रांसफर कर दिया गया। तो मार्च 2018 में जल शक्ति मंत्रालय को अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, जिसको इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट जो होता है ISWRD, तो इसको बोला जाता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अधिनियम की धारा 3 के तहत उड़ीसा ने से एक शिकायत मिली। तो उड़ीसा ने ये शिकायत करी थी। अब यहां पर देखिए ये नदी आपको देखने मिलेगी कि भाई छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद उड़ीसा में चली जाती है। तो भाई इस पर आपत्ति किसने जताई, उड़ीसा ने आपत्ति जताई। और जो 2018 में इस पर ट्रिब्यूनल बनाया गया और यहां पर अधिनियम की धारा तहत का 3 का प्रयोग करते हुए उड़ीसा ने शिकायत की थी। अब शिकायत एक्सेप्ट हुई, ट्रिब्यूनल बनाया गया और कहा गया कि ये विवाद हम सुलझाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। तो इसलिए इससे महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच विवाद को हल करने का काम सौंपा गया था। और इसने क्या कहा कि भाई हम दिसंबर 2025 तक इस पर पूरी चीज कर देंगे। अब 2023 में ही छत्तीसगढ़ ने एक स्टेप ले लिया और वो स्टेप था जो अभी हुआ, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ की इस स्टेप के ऊपर कई विशेषज्ञों की भी टिप्पणी आ रही है। साथ साथ उड़ीसा के कई मिनिस्टर्स ने भी कहा कि भाई छत्तीसगढ़ ये क्यों कर रहा है। थोड़ा सा महानदी नदी के बारे में जान लीजिए। महानदी 2 राज्यों में बहती है, लगभग 851 किलोमीटर की है और ये भारत की, जो मैंने बताया, प्रायद्वीप नदियों में दूसरी बड़ी नदी कहलाती है जल के क्षेत्र के अनुसार। तो महानदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो अंतः बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे धमतरी एक जिला है, पहले रायपुर के अंतर्गत ही आता था, फिर ये महानदी यहाँ पर देखने मिलेगी। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सहायक नदियां भी हैं, जैसे मंड नदी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हसदेव नदी है,
इब नदी है, जोंक नदी है, ओंग नदी है, तेई नदी है, ये सारी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया नदी की लंबाई 851 किलोमीटर, जिसमें 357 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में और 494 किलोमीटर आपकी उड़ीसा में होकर बहती है। और भारत का जो सबसे बड़ा बांध जिसको कहा जाता है हीराकुड बांध, वो भी किसके ऊपर है, तो महानदी के ऊपर है, कटक से होती हुई निकलती है। कटक जो शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो याद रख लेंगे महानदी के तट पर भी बसा हुआ है। इसके अलावा महानदी बेसिन का कुल क्षेत्र 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है, जिससे छत्तीसगढ़ उड़ीसा दो मुख्य तटवर्ती राज्य आ जाते हैं और जिनसे इनको पूरी तरह से जल की जो समस्या है वो ये नदी पूरी कर रही होती है। लेकिन विवाद तो हुआ है, तो ये पूरा का पूरा विवाद इसी नदी को लेकर है और ये आखिरी में जाकर आपको देखने मिलेगा कि कहां पर, बंगाल की खाड़ी पर जाकर मिलती है। यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको देखने मिल रही है। ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच जो है, ऑलिव जो गाहिर माता है वो इसी के पास पड़ता है। इस गाहिर माता जो बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहता है, हमारे यहाँ ऑलिव जो कछुए मिलते हैं उनके कारण। इसके अलावा पॉस्को पोर्ट साइट है यहाँ पे, तो ये स्टील के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो मास नेस्टिंग बीचेस, ये पूरे के पूरे महानदी का जो बेसिन है उसके आसपास ये चीजें भी देखने मिलती हैं। पारादीप नाम का एक पोर्ट भी है यहाँ पे, मतलब भारत के कुछ आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देखने मिलते हैं, जैसे कि कांडला है गुजरात में, मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई में ही है, एक नावा शेवा भी है, जवाहरलाल नेहरू भी है। मुंबई वैसे सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेता है। गोवा में मार्मगांव है, कोचिन है आपका केरल में, तमिलनाडु के अंतर्गत तूतीकोरिन नाम से एक जाना जाता है। इसके अलावा चेन्नई में बहुत महत्वपूर्ण एक सेंटर है। इसके अलावा विशाखापट्टनम हो गया। ऐसे ही उड़ीसा के अंतर्गत पाराद्वीप है, यहाँ से स्टील जो है जापान की ओर जाता है। ये सारी चीजें, इसकी रिवर्स इस तरीके से ये बहती है, नदी बहती है। इसके अलावा महानदी जल विवाद को लेकर अलग अलग मंत्रियों ने जो बात की है उसको भी यहाँ पे हमने कोट कर दिया है कि जो उड़ीसा के राज्य योजना अभिसरण मंत्री हैं राजेंद्र ढोलकिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ पर उड़ीसा को बिना किसी सूचना के गेट खोलने की बात कही कि भाई ये गैर मानसून क्यों खोला गया, ना हमें कोई परमिशन दी गई, ना कोई हमें इंटीमेट किया गया। तो इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ पर जो है सवालिया निशान सारे लोग लगा रहे हैं कि अनिच्छुक होने के कारण तटीय समुदाय के संकट पैदा करने का आरोप लगाया है। क्योंकि कहा गया कि भाई अगर हम देखें ना आज भी भारत के अंतर्गत, तो छत्तीसगढ़ भी देख लीजिए या उड़ीसा भी देख लीजिए, काफी ज्यादा वहां पर गरीबी है और वहां पर जो आम जनता है उनका मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आय के दूसरे स्रोत हैं, लेकिन जल एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। नदियों के जल से जो पूरा का पूरा इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, कृषि होती है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वहां पे प्रभावित होने के कारण वहां की जो आय है या फिर उनका रोजमर्रा का जीवन है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए ये मुद्दा इतना ज्यादा चर्चाओं में है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ को मानसून के दौरान ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बाढ़ का सामना करना पड़ा और महानदी प्रणाली में वास्तविक स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया है, जो कि अभी ऐसा हो रहा है तो वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये सारे आरोप विपक्ष तो नहीं है, दोनों जगह पे अलग अलग सरकारें हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल वहां पर देखने मिलते हैं, पटनायक साहब जो है उड़ीसा में है और दोनों की पार्टी भी अलग अलग है। केंद्र में भी देखा जाए तो बीजेपी की एनडीए है, बीजेपी है, लेकिन इन दोनों पार्टीज का देखा जाए तो गवर्नेंस मॉडल जो है, प्रशासनिक जो कार्यशैली है वो एकदम अलग है। लेकिन ये विवाद उठ रहा है और इस विवाद के लिए हम बात भी करेंगे कि हम एज अ सिविल सर्वेंट ऐसे नदी जल विवादों के लिए क्या ऐसी मुहिम चला सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। उड़ीसा के जल विशेषज्ञों ने कहा कि छत्तीसगढ़ महानदी प्रणाली में वास्तविक स्थिति को आसानी से गलत तरीके से पेश किया गया, क्योंकि इस बात में पर्याप्त दस्तावेजी सबूत है कि ऊपरी जलग्रहण जो क्षेत्र है, जो अपर कैचमेंट एरिया जिसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ द्वारा पानी की पूरी तरह से प्रबंधन कैसे किया जाता है। उनके पास पूरी रिपोर्ट है कि कैसे उनके पास अभी जल की स्थिति खराब है या ऐसा क्या था जिसके कारण ये चीज करनी पड़ी। तो छत्तीसगढ़ को बताया, उड़ीसा को बताया जा सकता था, तो छत्तीसगढ़ के ऊपर उड़ीसा ने ये बहुत सारे आरोप लगाए हुए हैं। और अंततः अगर हम देखें तो महानदी जल प्रणाली के प्रबंधन को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच कई दशकों से विवाद चल रहा है। लेकिन ये विवाद तो चल रहा है, कई नदियों के बीच में भी चल रहा है। मार्च 2018 में न्यायाधिकरण का उद्देश्य विवाद को सुलझाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ द्वारा हाल ही में जो घटना हुई है इस विवाद को, मुद्दे को जीवित रखा हुआ है। अब ये बात तो आपको समझने आ गई कि भाई क्या विवाद था, किस तरीके से चला आ रहा था, अब इसका समाधान क्या है। तो अगर हम बात करें इसके समाधान की, तो सबसे पहली चीज है कि भारत को अगर हम देखेंगे तो भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो जल समस्या का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्या भारत में जल की कमी है, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या भारत के पास जल की कमी है? तो इसको सरासर आप नकार सकते हैं कि भारत कोई जल न्यूनतम क्षेत्र नहीं है। बात यहां पर एक चीज की है,
वो है आपका प्रबंधन। भाई जल प्रबंधन जो है वो हमारा अच्छा नहीं है, मतलब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की। मतलब वाटर मैनेजमेंट हमारे देश में उतना विकसित नहीं है जितना बाकी जो विकसित देश हैं उनके अंतर्गत है। वहां पर इतनी नदी स्त्रोत्र भी नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि भारत में इतनी बड़ी बड़ी नदी प्रणाली देखने मिलती है जो बाकी देशों में देखने मिलता है कि वहां पर एक नदी प्रणाली है। भारत में आप उत्तर से दक्षिण चले जाइए, इतनी सारी नदियां हैं। आप बात करें, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी की इतनी सारी सहायक नदियां हैं जो कहीं ना कहीं भारत के उत्तरी क्षेत्र को सिंचित कर रही हैं। गंगा का जो बेसिन है वो पूरा का पूरा उत्तर क्षेत्र में, अगर हम देखें जो गंगा का मैदान है वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल इनको कर रहा है। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, महानदी हो गई, इसके अलावा सुवर्ण रेखा नदी का नाम आपने सुना हुआ है, साबरमती नदी देखेंगे आप, इसके अलावा गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, इसके अलावा पुंबा, पेरियार, भरतपुजा, ये केरल में बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसके अलावा कर्नाटक का अगर हम देखें तो श्रावती है, वराही नदी है, गोवा में हम देखें तो मांडवी नदी है, महादई जल विवाद भी वहां पर भी चर्चाओं में रहता है। तो सारी जगह पे आप देखेंगे तो कुछ जगह हैं भारत के अंतर्गत, 2-3 क्षेत्र हैं जो सूखे का सामना करना पड़ रहा है। उसमें अगर हम देखें तो आपको देखने मिलेगा कि एक जो क्षेत्र है वो राजस्थान का क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र का दक्षिणी क्षेत्र और कर्नाटका का उत्तरी क्षेत्र है। इसके अलावा अगर भारत में हम बात करें तो ऐसी स्थिति भी है जो क्या कर देती है, बाढ़ ला देती है। भारत के कई ऐसे राज्य, अगर हम बिहार की बात कर लें, हम असम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इसके अलावा जितने शहर हैं, इन शहरों में 2 दिन भी अगर पानी गिर जाता है, बेंगलुरु को आपने देखा था पूरा जलमग्न हो गया था, लोगों की बेसमेंट की पार्किंग में तक पानी पहुंच गया था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। 2 दिन की वर्षा में यह हाल हो जाता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम वहां पर किस चीज की है, मैनेजमेंट की है। तो मतलब जो हमारा प्रबंधन है जल को लेकर वो इतना सटीक नहीं है, हमारे पास वो मेजर्स नहीं है जिससे हम ग्राउंड वाटर टेबल को रिस्टोर कर सके, मतलब जो भूमि का स्तर है का जल है उसको पूरी तरह से रिचार्ज कर सके, क्योंकि हम बहुत ज्यादा शोषण करने लगते हैं। अब जब शोषण होगा तो उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक असर होगा, इसलिए हमारी निर्भरता भी नदियों पर बहुत ज्यादा हो जाती है। वैसे तो हमारे भारत में लगभग 4 महीने मानसून आता है और भारत में वैसे 2 तरह के मानसून आप पढ़ते हैं, एक दक्षिण पश्चिमी मानसून है, एक उत्तर पूर्वी मानसून है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत की 80% क्षेत्र को वर्षा मिलती है और 20% क्षेत्र को आपके उत्तर पूर्वी से मिलती है, जिसमें लद्दाख हो गया, तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया। लेकिन भारत में वर्षा तो होती है, कई ऐसे देश हैं जहां पर वर्षा का अनुपात बहुत ही कम है, लेकिन भारत ऐसा राज्य है जहां पर कई जगहों पर सूखा तो पड़ता है लेकिन वो सीमित क्षेत्र है, लेकिन बाकी क्षेत्रों को जल की आपूर्ति होती है। इसके अलावा कई बड़ी बड़ी नदियां हैं जो साल भर आपको जल देती रहती हैं। तो बात यह है कि हमारे पास जल तो है, लेकिन वो जल कई बार नदियों से समुद्र में जाकर खराब हो जाता है, मतलब हमारे प्रयोग का नहीं रहता। इसके अलावा जितना हमारी धरती पर पानी जाना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, वो नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, इसके समाधान यही हो सकते हैं कि भाई विवाद तो होता है, एक राज्य को लगता है कि हमारा हक खाया जा रहा है, एक राज्य को लगता है कि भाई ये तो हम भी प्रयोग कर सकते हैं, हमारे यहाँ से ही फ्लो हो रही है। तो ये एक का किसी का हक मारा जा रहा होता है, उसको लग रहा होता है, और दूसरे को लग रहा होता है कि भाई ये तो हमारे लिए जरूरी है। तो ये चीजें फिर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, केंद्र सरकार इस पर कई ट्रिब्यूनल्स बनाती हैं, लेकिन इसका सही सटीक तौर पर है कि भाई भारत में हम इस तरह की व्यवस्था कर सकें जिससे जो जल का प्रयोग है उसको सटीक तौर पर प्रयोग किया जाए, मॉनिटरिंग उसकी प्रॉपर की जाए, जब शहरों को बनाया जाए तो उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि शहरों जो हो रहे हैं उनमें जलमग्न की समस्या हो जाती है, वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। जो आपका अत्यधिक जल है उसका प्रयोग किया जा सके ऐसे समय पर जब आपका जल का अनुपात कम हो जाता है, नहरों का निर्माण है, इंटरलिंकिंग की जो चीज है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक अलग से मसौदा बनाना चाहिए। आप एक तरीके से ये बता सकते हैं कि इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करके इन विवादों को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से या जल्दी, अब जैसे 2018 में ट्रिब्यूनल बनाए, 2025 तक लोग वहां पर 7-8 साल उस समस्या को जूझते रहेंगे। 2025 में भी जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना सटीक रहेगा, वो जमीनी स्तर पर जाते जाते कितना समय लग जाएगा। तो ये जो चीज होती है, कई बार कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बाधा बन जाते हैं। तो इससे आखिरी में जो परेशान होती है वो आम जनता होती है। तो सरकारों को इस तरीके से कोई हल निकालना चाहिए कि इन विवादों को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके, जल का प्रबंधन सटीक तौर पर किया जा सके और आपका ऐसी समस्याओं को जल्दी से जल्दी निवारण किया जा सके जिसमें आपसी जो मतभेद हैं राज्यों के वो भी कम होंगे और इससे आखिरी में जो जनता परेशान होती है और फिर ऐसे मुद्दों को पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर, वोट बैंक के तौर पर प्रयोग किया जाता है, उसको कम किया जा सकता है।
तो ये सारे समाधान हम बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके लिए एक प्रश्न है, महानदी जल विवाद किससे संबंधित है? औद्योगिक उपयोग के लिए जल संसाधनों का आवंटन, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बांधों और बैराजों का निर्माण, जो बिजली है पन बिजली परियोजना का निर्माण, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। इसके अलावा इसका करेक्ट आंसर कहां मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वहां पे मैं क्विजेस डालता रहता हूं, तो वहां से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। साथ साथ इसकी पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाएगी। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, कोई भी तरह के डाउट्स हैं तो इस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी बैच के लिए, जो हिंदी माध्यम के लिए जो बैच नंबर 4 है फाउंडेशन बैच का, वो आ चुका है, तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं। 18,999 में न्यूनतम राशि में आपको 14 माह तक की लाइव क्लासेस और 2 साल की वैलिडिटी वाला ये कोर्स मिल जाएगा, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं 30 मार्च 2023 तक। तो जल्दी से जाइए स्टडी IQ ऐप पर या फिर वेबसाइट पर, अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो इसको एनरोल कर लीजिए। ये मेरा कोड है, इसको यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा कोई भी एडमिशन रिलेटेड या आपको इस जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे कोई भी रिलेटेड डाउट आता है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। आपको सेशन ये कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।